दिल्ली में अपने पुराने घर को तोड़कर नए तरीके से बनवाने के ख्याल से मैंने इस घर को मुद्दतों बाद खोला। पापा के देहांत के बाद बहन भाई विदेश में रहते थे, वो भारत लौटे और घर को नए तरीके से बनवाने का फैसला किया। तब मुझे कुछ पुराने पत्र मिले और साथ में एक पुरानी सी डायरी भी मिली थी। मैं घर से बाहर खुले आंगन में चला आया और पढ़ने लगा। डायरी में कुछ इस तरह से लिखा था। लखनऊ से मैं उस समय आया कि जब मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं यहाँ अगर और रहा तो मेरी पत्नी बच्चों के भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। मेरे नाम के रिश्तेदारों में से कुछ दिल्ली चले गए थे। 3 बुआ और एक चाचा यहाँ थे। उनसे किसी तरह की मदद मिलना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि चाचा ने तो बचपन में ही अपना रूप दिखा दिया था जब पापा का देहांत हो गया था, और मेरी माँ 2 बच्चों के बाद ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। चाचा ने इतनी बेशर्मी दिखाई कि जिस मकान में हम लोग रहते थे वो भी अपने नाम करवा लिया। एक कोठरी हमें रहने को दी थी, बाकी जायदाद में से कुछ अपनी बहनों के नाम करके हम तीनों को बिल्कुल पराया और अछूत बना दिया। हमारे ननिहाल वाले भी कुछ डरपोक किस्म के थे। माँ ने भी कुछ ज़्यादा ईगो दिखाई। कहती थी 2-4 दिन तो सब आओ भगत करते ही हैं, बाद में रही सही मोहब्बत भी जाती रहती है। बेहतर है कि अपनों से दूर रहो। उस गरीब औरत ने जैसे तैसे समय पूरा किया। मैंने इंटर के बाद नौकरी कर ली। छोटी बहन भूमि की शादी कर दी। वो बेचारी पहले बच्चे के जन्म पर बच्चे समेत ही भगवान को प्यारी हो गई। माँ को वो बहुत प्यारी थी। ये दुख उन्हें ले डूबा। मैंने उन्हें बहुत संभाले रखा। उन्हें मेरी शादी का बड़ा अरमान था। मेरी शादी होते ही उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और साल भर बीमार रहकर वो भी भूमि के पास चली गईं। मेरी पत्नी सावित्री बहुत अच्छी थी। गरीबी ने हमेशा हमें अपनी चपेट में रखा था, मगर मेरी पत्नी सावित्री मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई। वो खुद गरीब परिवार की अनाथ लड़की थी, दुख झेल चुकी थी। उसने मेरे जख्मों पर अपनी मोहब्बत और विश्वास का ऐसा भरपूर मरहम रखा कि मैं पागल होने से बच गया। मामूली आमदनी थी, मगर ऐसे अच्छे से घर चलाती थी कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं आई। माँ ने बचपन से स्वाभिमान का ऐसा पाठ पढ़ाया कि भूखा मरना ठीक समझा था, लेकिन कभी किसी रिश्तेदार से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहना तो क्या, सोचा तक नहीं था। जबकि मिलने जुलने वाले उकसाते थे कि अपने बाप का मकान ही चाचा से मांग लो, जब तक तुम खुद हिम्मत नहीं करोगे वो कभी खुद नहीं देगा। मैं ये बताना तो भूल गया था कि नौकरी के बाद मैं किराए के मकान में रहने लगा था। माँ के कहने पर मैंने ये कदम उठाया था। लोगों के कहने सुनने से मैंने चाचा को मकान का संदेश भिजवाया। उन्होंने जवाब दिया कि हाउस टैक्स के पैसे अदा करने हैं। वो अब तक मकान की कीमत से भी दोगुने हो गए हैं। वो सारा टैक्स अदा कर लो और मकान ले लो। चाचा तो सूदखोर बनिए से भी बाजी ले गए। मेरी पत्नी सावित्री, जो रात दिन अपना घर होने के सपने देखती थी, एक दिन कहने लगी, तुम दिल छोटा न करो सुदीप, भगवान ने चाहा तो एक न एक दिन हमारा अपना घर जरूर बनवा लेंगे। मैं जानता था वो मेरा दिल रखने के लिए कह रही है, वरना उसे घर की जितनी इच्छा थी उतनी तो शायद मुझे भी नहीं थी। वो भी हमेशा दूसरों के घरों में रही, इधर मैं भी अपने मकान में गैरों की तरह पला बड़ा था। हम दोनों की जीवन की कहानी एक ही थी। हम दोनों के दिल में अपने घर की इच्छा थी, जो कुछ 100 की नौकरी में पूरी होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हीं दिनों जोश में आकर मैंने सिगरेट पीना भी छोड़ दी। सावित्री ने और ज़्यादा बचत करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद एक के बाद ही सौरभ, आदर्श और दिव्या हमारे बच्चे पैदा हो गए। बचत की सारी स्कीम धरी की धरी रह गई। 2 वक्त इज्जत से रोटी मिल जाए, ये भी बहुत ठीक लगने लगा था। एक तो यहाँ का माहौल और फिर रिश्तेदारों की बातों की वजह से मैं बुझा बुझा सा रहने लगा। जिंदगी बोझ लगने लगी। सावित्री एक अच्छी पत्नी सही, मगर जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो तबीयत का चिड़चिड़ापन अच्छी पत्नी को भी बुरा बना देता है। सावित्री के पास घरदारी और बच्चे के काम ही कम नहीं थे। मुझसे उसकी बेपरवाही रंग लाई और मैं बीमार पड़ गया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी नौकरी भी जाती रही। दुश्मन हर जगह होते हैं। मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन इधर उधर कर दी गई। जब ठीक होने पर ऑफिस गया तो मेरी सीट पर कोई और साहब बैठे हुए थे। सरकारी नौकरी होती तो भले ही वापस मिल जाती। 2-4 दिन ऑफिस के चक्कर लगाए, फिर भी नौकरी ना मिल सकी। परेशान तो मैं पहले ही था। जी मैं आता कि तीनों बच्चों और पत्नी समेत जहर खाकर जिंदगी कठिनाइयों से छुटकारा पा लूं। सावित्री भी बहुत परेशान थी। उसने मुझे सलाह दी कि यहाँ रहे तो भूखे मर जाएंगे, सो दिल्ली चलते हैं। यह आखिरी बाजी थी जो मैं लगाते हुए झिझक रहा था। खैर, मैंने अपने एक दोस्त को दिल्ली पत्र लिख दिया। उसका जवाब बड़ा हौसलेवा देने वाला था और इस तरह मैं लखनऊ से दिल्ली आ गया। शरीर के कपड़ों के सिवा बचा ही क्या था जो साथ लाता। जान बची थी, यही भगवान का धन्यवाद था। यहाँ आकर कुछ दिन परेशानी में गुजरे, पर इसके लिए मैं पहले से ही तैयार था। अजनबी लोग और माहौल समझते समझते कुछ समय लगा, पर यहाँ नौकरी लग ही जाती। इसके बाद मुझे ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी नहीं पड़ी। मेरे दोस्त ने एक फैक्ट्री में मेरी नौकरी लगवा दी थी। कुछ समय तक उसने अपने साथ रखा। उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन घर बहुत छोटा, और इससे पहले कि उसका दिल भी छोटा होने लगता मैंने खुद उसका घर छोड़ने का सोचा।
उस उन दोनों पति पत्नी ने हमारी बहुत सेवा और खातिर की। ये भी खैर उनके बड़े दिल की बात थी, वरना इस महंगे शहर में किसी के लिए इतना करना बहुत दिल गुर्दे की बात है। अब परेशानी ये थी कि किराए का घर कहाँ लिया जाए। सावित्री कैंट के इलाके में रहने पर जिद कर रही थी। यहाँ पगड़ी पर घर मिलते थे, इतनी मेरी हैसियत कहाँ थी। मैं कम किराए पर 2 कमरों का घर लेना चाहता था। फैक्ट्री में मेरे एक दोस्त ने बताया, ओखला के इलाके में 2 कमरे का मकान मिल रहा है, किराया ठीक ठाक है और जगह भी अच्छी है। अगर लेना चाहो तो आज बल्कि अभी मेरे साथ चलो। मैं खुद समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसी वक्त साथ हो लिया। उस समय में ओखला इतना आबादी वाला इलाका नहीं था। कहीं कहीं घर बन रहे थे, लेकिन ये मकान जिस जगह पर बना हुआ था वो थोड़ा आबाद था। इसके आसपास होटल भी थे, जिसकी वजह से अच्छी रौनक रहती थी। मेरा ये दोस्त भी इस इलाके के अंदर की तरफ रहता था। बहरहाल उसकी मेहरबानी से मुझे 2 कमरों का मकान मिलने की उम्मीद हो गई थी। अब सिर्फ मकान मालकिन से मिलना बाकी था। मकान मुझे चौकीदार ने दिखाया था। मालकिन घर पर नहीं थी। शाम को मिलने का समय देखकर मैं वापस आने लगा तो सोचा, हो सकता है कि मुझसे पहले कोई मकान हथिया ले। क्यों ना मालकिन की नज़र में कुछ अहमियत पाने के लिए एक छोटा सा पर्चा लिख दिया जाए। डरते डरते फैक्ट्री से मिली हुई नई डायरी का पेज फाड़ा और उस पर लिखा, किसी और को अपना किराएदार बनाने से पहले अगर मुझसे मिल लें तो शायद मैं ही वो शरीफ किराएदार निकलूं जिसकी आपको तलाश है। नीचे अपना नाम लिखा और चौकीदार से कहा कि मैडम से कहना मैं शाम 5 बजे आऊँगा। पहले ख्याल था सावित्री और बच्चों को साथ लेकर जाऊं, लेकिन ये तो हाथ फैलाने वाली बात होती। पहले मालकिन का व्यवहार देख लेना चाहिए, फिर सावित्री को ले आऊँगा। अगर मकान ना मिला तो वो फालतू में परेशान होगी। इस ख्याल से सावित्री से मैंने जिक्र तक नहीं किया। शाम को 5 बजे सोसाइटी जाने के लिए निकला। रास्ते में बस खराब हो गई, फिर मुझे पैदल जाना पड़ा। समय 5 की बजाय 5:30 हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब तो मकान हाथ से गया, लेकिन ये देखकर बहुत हैरत हुई कि मालकिन मेरे इंतज़ार में थी। शायद मेरे पर्चे ने अपना काम कर दिखाया था। ज़्यादा डिटेल में अब क्या जाऊं, इतना कह देना काफ़ी है कि वो औरत मुझे पहली नज़र में बड़े कायदे की लगी। उम्र 30-40 के बीच होगी। मैं औरत से उसकी उम्र तो नहीं पूछता, उसके गालों और आँखों से खुद अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि उम्र क्या होगी। खैर वो बहुत सुंदर थी, अपनी जवानी में गजब की रही होगी। शरीर और रंग तब भी आकर्षित थे। सफ़ेद रंग की कीमती साड़ी लपेटे रखी थी। अगर ज़रा सी अच्छे से बांधी जाती तो ज़रूर उम्र 2-4 साल और पीछे लगने लगती। आंखें उदास थीं, मगर इनमें एक चीज़ बहुत साफ थी, वो था अकेलापन। मैं बहुत होशियार तो नहीं, मगर ऐसी आंखों की पहचान खूब रखता हूँ। अपने आसपास मुझे ऐसा माहौल ही मिला था जिनमें इच्छाएं को मारना और अकेलापन था। और मेरा ये अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ, बल्कि 2-4 बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये औरत जो 10 साल पहले अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल अकेली रह गई है, अपनों का प्यार भी खो चुकी है। पहले ही मुलाकात में उसने मुझे बता दिया कि उसने यह मकान अपने जेठ के पंजे से मुश्किल से छुड़ाया है। उसका जेठ अब अपनी फैमिली समेत अमेरिका चला गया, वरना भगवान जाने उसके लिए और कितनी कठिनाइयां पैदा करता। उस औरत का एक ही बेटा है जिसे पढ़ाई के लिए उसने बचपन में ही अपनी एक सहेली के पास अमेरिका भेज दिया था, और अब वो 15-16 साल का हो गया है। यहाँ अकेले के दिन इस दिन की आस पर काट रही है कि उसका बेटा जवान होकर पढ़ लिख कर यहाँ आ जाएगा और वो उसकी शादी करके घर में उसके बच्चे देखेगी। मैंने हमदर्दी से कहा कि आपको अपने बच्चे को इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए था। वो कहने लगी, दरअसल मुझे अपनी जेठ की तरफ से खतरा हो गया था कि कहीं वो उसे जान से ना मार डाले। उन्हीं दिनों मेरी एक दोस्त जो अमेरिका में डॉक्टर है, अपने पति के साथ यहाँ आई हुई थी। उन दोनों के भी उस समय कोई बच्चे नहीं थे। अब तो भगवान की कृपा से उनके यहाँ भी 2 बच्चे हो गए हैं। उस समय वो बड़ा अकेलापन महसूस करते थे और यहाँ मुझे अपने बच्चे की जान की फिक्र थी। सो मैंने अपने बेटे को, जो तब काफ़ी छोटा था, उन दोनों के हवाले कर दिया। वैसे मैं खर्चे के पैसे भिजवाती रहती हूँ, मगर उन लोगों ने मुझे हर लेटर में मना किया है कि यहाँ तक लिख दिया कि वो पैसे यहाँ रखे हुए हैं, जब कभी आओगी तो ले लेना। मैंने उस औरत की बातें बहुत दिलचस्पी से सुनी। उसकी और मेरी उम्र में 3-4 साल का ही फ़र्क होगा, मगर वो मुझे अपने बराबर की ही लगी, बिल्कुल अपनी जैसी दुखी। कहने को तो इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर वो असलियत में बिल्कुल अकेली थी। कहने लगी, आपके पर्चे ने मुझे यकीन दिला दिया कि ये आदमी सीधी बातें करने वाला है, और मुझे यकीन है कि आप मेरे अच्छे पड़ोसी और शरीफ किराएदार साबित होंगे। मगर ये बात अपने दिमाग में रखिए कि मैं अपने मकान की एक कमरे सिर्फ पैसों के लिए किराए पर नहीं दे रही। मुझे अकेलेपन से घबराहट होने लगी और मैं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हूँ। चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान यहाँ आकर रहे जो मुझे इस अकेलेपन के एहसास से बचा ले। मैंने उसी समय यह फैसला कर लिया कि इस औरत के साथ मैं बहुत अच्छा व्यवहार रखूँगा। अकेली औरत कब तक इस दुनिया से लड़ सकती है, जबकि उसने खुद काफ़ी समय अकेले ही इस शहर में बिताया है।
और उसने मुझे घर का नीचे का पोर्शन किराए पर दे दिया। चलते समय उसने बड़े अच्छे से कहा कि आप अपनी पत्नी और बच्चों को कल ले आइए, मैं कमरे साफ करवा कर इंतज़ार करूंगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ बड़ी अपनाई से देखा, जैसे मैं उसके बहुत करीबी दोस्तों में से हूँ। मैंने घर आकर सावित्री को घर मिलने की खुशखबरी सुनाई। वो अचानक इस खबर को सुनकर पहले तो चौंक गई, फिर बच्चों की तरह मुझसे लिपट गई और खुशी से बोली, सुदीप, एक दिन देखना हमारा अपना भी घर होगा और मुझे उस दिन भी इतनी ही खुशी होगी। एक पल के लिए मेरा दिमाग भटका कि क्या सोसाइटी वाला मकान मेरा हो सकता है, मगर मैंने खुद को संभाल लिया और ये गलत ख्याल दूसरी बार उस समय मेरे दिल में पैदा हुआ जब मुझे सोसाइटी वाले मकान में आए हुए 2 महीने हो चुके थे। इसकी वजह इस बार वो सावित्री की घर बनाने वाली ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मकान मालकिन, जिसका नाम रंजना था, उसका व्यवहार था। वो सावित्री और मुझ पर बहुत विश्वास करती थी। मर्द होने के नाते ये बात मैं ज़रूर जानता था कि वो औरत मुझे अपने बहुत करीबी समझने लगी है। इसकी वजह भी ये समझ में आती थी कि मैंने उसके तकरीबन सभी काम अपने सर पर ले लिए थे। उसके पति की छोड़ी हुई बहुत सी ज़मीनें गांव में थीं, जिसका हिसाब किताब वो खुद रखती थी। मुझ पर भरोसा करके उसने उनकी जांच पड़ताल भी मुझसे मदद ली। घर के छोटे बड़े काम जैसे बिजली के बिल से लेकर दर्जी के बिल तक हिसाब मैंने अपने जिम्मे ले लिया। इसके बदले उसने मुझे महीने के आखिर में सैलरी भी दी, जो मुझे गाली के बराबर लगी और मैं उससे नाराज़ हो गया। तब उसने तीसरे दिन मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया। ये मैंने शायद नहीं बताया कि उसने हमें नीचे के दोनों कमरे दे दिए थे। बाकी 2 कमरों में उसने अपना सामान बंद करके लॉक किया था। ऊपर के 2 कमरे उसने अपने रहने के लिए रखे, जिसका रास्ता हमारे पोर्शन से अलग था। उसके बुलाने पर मैं ऊपर गया। वो शायद सोकर उठी थी या थोड़ी देर पहले रोई थी। आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा भारी भारी लग रहा था। मैंने सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही और जिस अंदाज से उसने मुझे देखा, उसे एक पल ने मेरी नीयत खराब कर दी और मेरे दिमाग में वही ख्याल कूदा कि अगर मैं ज़रा सा खुद को बदल लूँ तो ये औरत और ये जायदाद मेरी भी हो सकती है। ये तो मैं आपको अपने अंदर के कमीनेपन की बात बता रहा हूँ, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपने ख्याल को झटक कर मैंने रंजना से हालचाल पूछा। वो कहने लगी, सुदीप जी, आपके आने से मेरी आधी परेशानियाँ कम हो गई हैं, मगर डरती हूँ कहीं आपकी आदत ना पड़ जाए और अगर आपने अपने आत्मसम्मान को आपके और मेरे रिश्ते में आड़े रखा तो मेरा और आपका साथ जल्द छूट जाएगा। अगर आप अपने कामों के बदले पैसे नहीं लेंगे तो मैं आप पर और बोझ नहीं डाल सकूंगी। मैंने उसकी बात को सुनकर टेबल से 1 रुपया उठाया और बोला, ये मेरी सैलरी है और आप बिना टेंशन के अपना हर बोझ, अपनी हर परेशानी मुझे बताइए। मैं आपका पड़ोसी हूँ, दोस्त हूँ। और मेरी बात अभी अधूरी रह गई थी। वो मुंह छुपाकर रो पड़ी। मैं घबरा उठा, उसके कंधों पर प्यार से हाथ रखा। आप मत रोइए प्लीज़, मुझे बहुत दुख होता है। और फिर वो बेकरार सी होकर मेरे कंधे पर सर रखकर बुरी तरह बिफर गई। बल्कि 9-10 साल की बच्ची की तरह। मैं भरपूर मर्द था जिसे भगवान ने सेहत भी अच्छी दी थी। वो भी एक औरत थी जो अपनी सुंदरता और पैसे के बावजूद एक लंबे समय से अकेलेपन से उलझ रही थी। मगर उस पल हम दोनों ने अपने अपने जज्बात छुपा लिए। उसने मुझसे प्यार चाहा था जो मैंने उसे दिया था। मैंने उसे समझाना चाहा कि तुम बेशक मालकिन हो इस घर की, मगर मैं एक मर्द हूँ। इस समाज में मर्द औरत को हमेशा बच्ची और नासमझी समझता है और जिसकी औरत को हर मोड़ पर ज़रूरत रहती है। इस बात को दोनों ने दिल में मान लिया था। हमारे बीच बहुत से फासले मिट चुके थे। आगे की मुलाकातों में हमें एक दूसरे को समझने में और ज़्यादा आसानी हो गई। और फिर ये हुआ कि मैंने सावित्री को धीरे धीरे ये समझाया कि इस औरत से मेरे रिश्ते को तुम कभी दूसरा रंग न देना। अगर तुमने ऐसा किया तो सचमुच मुझे खो दोगी। ये औरत इस उम्र में अब दूसरी शादी नहीं करेगी और जैसा कि मुझे यकीन है इसका यहाँ रुकना भी बहुत कम समय का है। हो सकता है कि चलते समय वो हमें कम दामों में ये घर बेच जाए। इसलिए तुम हमेशा मिलनसार और प्यार से बात करना। जिस दिन मुझे तुम्हारे व्यवहार में ईर्ष्या नजर आई तो तुम समझ लेना कि मैं तुमसे सच में दूर हो जाऊंगा। सावित्री समझदार निकली। उसने मेरे और रंजना के मामले में ज्यादा रोक टोक नहीं की, जिसका मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने रंजना को भरपूर प्यार और अपनापन दिया। वो बीमार पड़ी तो मैंने रातों को जागकर उसकी सेवा की। वो परेशान हुई तो मुझे उस समय तक चैन नहीं मिला जब तक उसकी परेशानी हल ना हो गई हो। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर ये बदलाव क्यों आया था। मैं उसकी सुंदरता से आकर्षित था या जायदाद से। वजह कुछ भी हो, मैं उससे जरूर प्यार करता था और इतनी सच्चाई से कि उसने मुझे स्वीकार कर लिया था। एक मर्द बल्कि अपने पति की हैसियत से स्वीकार कर लिया। ये सब कुछ सावित्री से छुपकर हुआ। रंजना खुद सावित्री से डरती थी कि कहीं वो हमारे रिश्ते को जानकर हमें दूर ना कर दे, मगर गजब की औरत थी वो। मेरी पत्नी और बच्चों को त्योहार पर इतना कुछ दे डालती कि मैं और सावित्री दोनों शर्मिंदा हो जाते। यकीन कीजिए उसने हजारों रुपए मेरे बच्चों पर लुटाए। कभी कभी सावित्री सख्ती से मना करती
तो उसका मुंह उतर जाता। कहती, सावित्री तुम नहीं जानती कि मुझे तुम लोगों के आने से कितना अपनापन और सुकून मिला है। मैंने 10 साल एक सच्चे दोस्त की तलाश में गुजारे हैं। मुझे तुम दोनों मेरे अपने रिश्तेदारों से कहीं बढ़कर अपने लगते हो, और ये बात सही भी थी। सावित्री का नाम दोस्तों में वो सिर्फ दिखावे के लिए लेती थी, मगर अपने व्यवहार से उसने हमेशा ये दिखाया कि वो मुझे और सावित्री को एक जैसा ही अपना दोस्त समझती है। बड़े हौसले की औरत थी। मेरे और उसके रिश्ते को 1 साल हो गया था। इस बीच मैंने अपने उसके दिल से प्यार की कमी का एक धब्बा धो डाला। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि सावित्री से उसने मेरे और अपने रिश्ते की सच्चाई पूरी तरह छुपाए रखी, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत मोहब्बत में हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सावित्री समझती थी कि मैं उसका सिर्फ दोस्त या बेसहारा औरत होने की वजह से ख्याल रखता हूँ। वो ये नहीं जानती थी कि वो मेरे कितने करीब आ चुकी है, और ना ही वो बातें दोहराकर मैं अपने कमीनेपन का सबूत दूंगा। दुनिया के नज़दीक ना सही, मगर मेरे नज़दीक वो एक शरीफ औरत थी। मैंने भी कभी समाज में उसके चरित्र पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया, और इसके बदले उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और हाई सोसाइटी में उठने बैठने के तरीके सिखाए, और अपने स्टेटस से बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान करवाई। खुद हमेशा पीछे रही, मुझे आगे बढ़ाया, और इन कई सालों में मैंने अपना खुद छोटा सा कारोबार कर लिया और धीरे धीरे आगे ज़रूर बढ़ा। अगर अचानक रंजना अमेरिका ना चली जाती। अपने बेटे से वो मिलने हर साल अमेरिका जाया करती थी। उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए अपने साथ रहने पर मना लिया। वहाँ वो डॉक्टर बन चुका था। उसने शादी से पहले माँ को बुलाया और शादी के बाद मजबूर किया कि वो अब इंडिया ना जाए। रंजना ने भी उसकी बात मान ली। अपना कारोबार समेटने के लिए दिल्ली आई, मुझे खामोशी से अपना फैसला सुनाया। कहने लगी, सुदीप, मुझे फैसला कभी ना कभी तो करना ही था। अब तो तुम्हारे अपने बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तुम्हें इनके भविष्य की भी चिंता करनी होगी। सावित्री तुम्हारी बहुत अच्छी पत्नी है। उसके सामने मैंने हमेशा खुद को मुजरिम समझा, जिसका मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। और अब मेरी उम्र भी ऐसी नहीं रही कि मैं पहले जैसा अकेलापन महसूस करूँ। अमेरिका में बेटे, बहू और पोतों पोतियों के साथ मेरा यह अकेलापन एहसास भी मिट जाएगा। तुम्हारे साथ और प्यार ने जो मुझे कुछ दिया है वो मैं उम्र भर नहीं भुला सकती। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और जिस तरह वो अचानक मेरी जिंदगी में आई थी, उसी खामोशी से चली गई। सावित्री को रंजना पश्चाताप करने के लिए क्या देकर गई, ये भी सुन लीजिए। ये मकान, जी हाँ, यही मकान जिसकी कीमत आज करोड़ों से किसी तौर पर कम नहीं, वो सावित्री के नाम लिख गई। मकान के पेपर्स मुझे उसके चले जाने के बाद वकील ने लाकर दिए। सावित्री तो सचमुच रंजना को याद करके रोने लगी थी, क्योंकि उसकी उम्र भर का सपना भी अब पूरा हो चुका था। मैंने अपना कारोबार बंद किया और नीचे के पोर्शन को दुकानों में बदलवा दिया, और अब मैं 5 बड़ी बड़ी दुकानों का मालिक हूँ, जिसका लाखों रुपये किराया आता है। बेफिक्री है, पैसा है, जिंदगी की हर इच्छा पूरी हो चुकी है। मगर दिल में एक टीस कभी कभी उठती है, क्या शायद मैं भी रंजना से सच्चे दिल से मोहब्बत करने लगा था। अपने पिताजी की ये डायरी मेरे कांपते हाथों में मौजूद थी, और फिर मैंने अचानक ही ऐसा फैसला किया जो हम सबके लिए बेहतर था। मैंने जेब से लाइटर निकाला और डायरी को जलाकर खाक कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।